नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की जितनी भी एप्लीकेशन थी या जितनी भी सिचुएशन थी हमारे सिलेबस में, वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दी है ना। अब अन्य टॉपिक हैं जैसे भ्रमण धाराएं हैं, स्वप्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है। मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा। तो अभी जो अपन ने पढ़े वो उसमें मैंने आपको बता ही दिया था, फेराडे का और लेंज का नियम ध्यान रखिएगा। आगे भी अभी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे की तरफ। लेकिन अब क्योंकि अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल की लगभग सभी सिचुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अब प्रेरित विद्युत वाहक बल कैलकुलेट नहीं करना, तो अपन एनसीईआरटी के वो वाले न्यूमेरिकल कर लें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित हैं। ठीक है साहब। इन न्यूमेरिकल्स में भी अभी मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लूंगा, चित्र वाले हैं, क्योंकि पहले ही चैप्टर एक साथ अपन पूरा क्लोज कर दें, फिर चित्र वाले न्यूमेरिकल को अपन अच्छा खासा वेटेज दे देंगे, अच्छा खासा समय दे देंगे, उसमें खूब सारे किस्से ले लेंगे, है ना। तो मैं फिलहाल चित्र वाले न्यूमेरिकल पर भी फोकस नहीं हूँगा। मैं अभी तो जो थ्योरी डिटेल वाले न्यूमेरिकल होते हैं उन पर फोकस होऊंगा। तो एनसीईआरटी में भी मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 नहीं करा रहा, 2 नहीं करा रहा, क्योंकि वो फिगर है चित्र वाले। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। एकेडमिक वाले बच्चे ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं और आए हुए हैं, तो वो तो सब करवाए जाएंगे, आप टेंशन न लें, है ना। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल के पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर आगे अगला टॉपिक देखेंगे। तो सब न्यूमेरिकल के इस क्रम में 1 और 2 तो मैंने आपसे मना कर ही दिया, नहीं ले रहा मैं, है ना। लेकिन अब मैं ले रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 3, तीसरा न्यूमेरिकल। ये कहता है एक लंबी परिनालिका की इकाई सेंटीमीटर लंबाई में, इकाई सेंटीमीटर लंबाई का मतलब n, इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, मतलब 15 फेरे प्रति सेमी। तो सब इसका मतलब हुआ मीटर में चेंज करें तो 1500 फेरे प्रति मीटर। वैसे भी आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा लें, 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं तो 1 मीटर में 1500 होंगे। इसके अंदर, परिनालिका के अंदर 2 वर्ग सेमी का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा है। मैं चित्र दिखा दूंगा, है ना। अब इस परिनालिका के अंदर जो लूप रखा है उसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग सेमी, मीटर में चेंज करो, बटा 100 2 बार 100 का भाग देना पड़ेगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सिचुएशन क्या दिखा रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूं, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो अपने बीच में, या न्यूमेरिकल करते समय हम कंफ्यूज नहीं। ये तो परिनालिका है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में होता है। इसमें इसने कहा एक लूप, ये लूप ले लिया मैंने, ये वाला, है ना। इस तरह इसने लिया क्योंकि इसने कहा ये लूप चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत मैंने दिखा दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत दिखाऊंगा तो B और लूप के तल का क्षेत्रफल दोनों एक दिशा में होंगे, यानी B पैरेलल टू L, B पैरेलल टू A, सॉरी L नहीं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। इसलिए अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो बी ए कोस थीटा, थीटा 0, तो क्या लिखेंगे बी ए।
अब आप एक बात ध्यान से सुनना, जब मैंने अनेक बार कभी फ्लक्स निकाला होगा तो आपने गौर किया होगा कि मैं बी ए ले लेता हूं, तो देखो लेना तो मुझे बी ए कोस थीटा ही चाहिए, पर मैं अगर बी ए ले रहा हूं तो फिर आप समझ जाना बी और ए दोनों समांतर हैं। जैसे यहां पे देखा ना आपने, बी और ए दोनों पैरेलल हैं, तभी मैंने थीटा बराबर 0 करा। अब मैं फाई को क्या कहूंगा, बी ए बोलूंगा, है ना। तो जब भी मैंने हालांकि बताया नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब भी मैं फाई को बी ए लिख रहा हूं तो उस मोमेंट में आप समझ जाना कि थीटा बराबर 0 रहा है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकंड में कर दिया जावे, तो समय अंतराल तो ये बोल रहा है 0.1 सेकंड, और धारा का परिवर्तन ये बोल रहा है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो धारा का परिवर्तन हुआ 4 - 2, है ना, यानी 2 एम्पियर का धारा का परिवर्तन रहा, है ना, 2 एम्पियर धारा का परिवर्तन। ठीक है साहब, धारा का परिवर्तन 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो 4 - 2 यानी 2 एम्पियर। अब ये कहता है इस समय में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई का मान बताओ। ठीक है साहब, तो फेराडे के नियम से, या पहले मैं चुंबकीय क्षेत्र वगैरह आपको बता देता हूं, है ना, पहले फाई वगैरह को देख लेते हैं अपन, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो सब पहले चुंबकीय क्षेत्र की बात करें और फाई की, तो देखो क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए, क्यों है वो आपको बता दिया। अब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में कितना, μ0 स्मॉल n I, ये तो इसमें साथ में ही सही, तो फाई इतना होगा, है ना। अब फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा है ना, डी फाई डी टी लिख दो, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाई की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए इक्वेशन 1 से, तो बाई इक्वेशन 1, है ना, इज इक्वल टू माइनस, यहां पे एक चीज और बता देता हूं, आप प्रेरित विद्युत वाहक बल में माइनस चिन्ह लगाएं ये जरूरी नहीं है, आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बताना है, मतलब मान बताना है ना। तो परिमाण अगर आप बिना ऋण चिन्ह लगाए बता भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई नेचर तो हम जानते हैं ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोधी करता है, माइनस चिन्ह उसी की परिणति है, लेकिन अब तो हम समझ ही गए ना कि तो विरोध कर रहा है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड में भी लिखेंगे यानी माइनस चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे ये ध्यान रखना कि जो मैं कैलकुलेट करके आंसर दूंगा, ठीक है, मेरे आंसर में हो सकता है माइनस लगाओ, और आप बुक का आंसर देखेंगे तो जरूरी नहीं उसमें माइनस हो, है ना। तो सब डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, फाई की वैल्यू रख दो सब, μ0 NIA, कांस्टेंट बाहर निकालो, μ0 कांस्टेंट, ये माइनस लगा है ना, ये n कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, लेकिन धारा का परिवर्तन तो बताया गया है कि धारा का परिवर्तन तो 0.1 सेकंड में 2 एम्पियर का हुआ है, तो देख लो धारा का परिवर्तन हुआ है, इससे मैंने उसको इस तरह से मैनेज कर दिया। क्लियर है ना। वैल्यू पुट करो सर, कैलकुलेशन लंबी होगी तो मैं नहीं करूंगा और छोटी होगी तो मैं कर कुरा के दिखा दूंगा। μ0 तो इस 12.56 या 4 पाई है ना, इंटू 10 की पावर -7, एन ये 1500 लिख दिया, एरिया
ये 2 इंटू 10 की पावर -4। डेल्टा आई धारा का परिवर्तन 2 एम्पियर और कितने समय में? 0.1 सेकेंड में। ठीक है साहब, अब कैलकुलेट करते हैं। माइनस चिन्ह चलने दो, अब चल रहा है तो है ना। अब देखो इसकी एक जीरो ऊपर गई, मैं अलग कलर से दिखाता हूं तो है ना। इसकी एक जीरो ऊपर गई, एक जीरो ऊपर भेज दी अपन ने, मान लो ये होगी साहब। इसको मैं 2 जीरो यहां की निकाल लेता हूं, एक जीरो यहां से आएगी, 3 जीरो है ना। अब 3 जीरो में भी इसको मैं 1.5 लिख देता हूं, तो देखो -12.56। अब देखना ध्यान से, इसको मैं 1.5 लिख रहा हूं, तो 3 जीरो मैंने यहां से ली, एक जीरो यहां से आई, 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। ये हुआ 1.5 दूनी 3 और 3 दूनी 6 है ना। ये मेरी कैलकुलेशन है, आप रीचेक करके देख लेना। तो मेरे हिसाब से तो एक जीरो इसकी आ गई, 2 जीरो यहाँ थी, एक मैंने 1.5 लिख के ले ली, 1.5 2 जा 3 और 3 2 जा 6 है ना। ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दी और मैंने लिख दिया 10 की पावर -7। ये बचा पड़ा है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल 36 का 6, 3 30 और 3 33, मतलब फिर 3 12 72 और 3 75 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट। यानी माइनस लगाओ तो लगा दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। 7.536 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट है ना। मैं कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं लेता हूं, मेरी गारंटी यहां तक की है। कैलकुलेशन तो ठीक है, मैंने जैसा मेरे को बैठा समझ में वैसे मैंने कर दी है ना। तो ये सब सिचुएशन समझ गया। प्रणाली का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रही है, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन इस लूप से संबद्ध में हो रहा है। तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, लूप में, परिणालिका में नहीं। क्लियर साहब? ये न्यूमेरिकल नंबर 3। अब आ जाइए सब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एनसीईआरटी को ले रहे हैं, थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं ढंग से ना। एक आयताकार लूप जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और या जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। तो आयताकार लूप की भुजा एक तो 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयताकार लूप में भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। एक स्थान पर इसमें थोड़ा कट लगा हुआ है, एक स्थान पर कट लगा हुआ है, इसका मतलब धारा की कैलकुलेशन तो आप मत करो, खुले परिपथ में धारा संभव नहीं है, तो धारा की कैलकुलेशन नहीं करनी, पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की तो करनी है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र इसने बता दिया, 0.3 टेस्ला है ना, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। अब इस लूप को आप इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। यदि लूप को बाहर निकालने का वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ना। ये फ्लो में लिखने में थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब सीधा सीधा हुआ 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये लूप को निकालने का वेग है। तो कटे भाग के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? जब लूप की गति अभिलंब हो, ठीक है, लूप को जब खींचोगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो है ही, अभिलंब हो, अभिलंब किसके हो? बड़ी भुजा के, अभी मैं समझा दूंगा, बी छोटी भुजा के। प्रत्येक स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितने समय तक रहेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। देखो साहब, मैं आपको समझाता हूं।
ये चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, है ना। अब इसमें मैं लूप बना देता हूं, है ना। थोड़ा सा इसको एक ड्रॉप में और ले लेता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, प्यारा सवाल है। लूप, है ना। अभी मैं पहले तो लूप बना दूं। अब मैं कटा वटा सिरा तो नहीं रखने वाला, है ना। मैं तो इसको ऐसे रख देता हूं, एक बार तो इससे और एक बार ऐसे, क्लियर। अब ए और बी में उसमें देख के बताता हूं। ये कह रहा है जब लूप की गति लूप की लंबी भुजा के लंबवत हो, लंबी भुजा के लंबवत हो। ये तो ए वाला केस है। बी वाला केस जब छोटी भुजा के लंबवत हो, यानी दूसरी स्थिति में लूप को ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ये क्या है साहब, L2 छोटी भुजा, है ना। और ये बड़ी भुजा है L1, अपन ने जो लिख रखा है। ऐसे यहां देखो, ये L1 और ये L2, ठीक है साहब। छोटी भुजा को अपन ने L2 दे रखा है, देखो, और लंबी भुजा को L1। अब इसने कहा कि जब आप लूप को लंबी भुजा के लंबवत खींचेंगे, है ना। ये आपके सामने दिखा रखा है ए, ठीक है। तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल कैलकुलेट कराना है ना, या करना है। तो सब अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर, है ना, VBL से निकलेगा। छड़ की लंबाई कौन है, जहां से आप निकाल रहे हो उसके लंबवत छड़ की लंबाई देखो L, तो VBL1, ठीक है सब। V की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻²। चुंबकीय क्षेत्र 0.3 एंड 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कन्वर्ट करो, 8 × 10⁻²। तो इस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हुआ सब, 8 × 24 यानी 2.4 और 10⁻⁴ वोल्ट। ये सब एक आंसर है। इसने ये भी पूछा कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कितने समय तक रहेगा। अब देखो साहब, यहां से खींचना चालू कर रहे हो, यहां आने के बाद लूप बाहर निकल गया, तो L2 दूरी जब तक चलेगी तब तक विद्युत वाहक बल प्रेरित रहेगा, उसके बाद तो लूप बाहर निकल जाएगा। तो कितने समय तक ये विद्युत वाहक बल प्रेरित रहेगा। तो सब पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, अब दूसरे का दे दो। समय बराबर दूरी, अब दूरी कौन सी लोगे, L2 बटा वेग। क्लियर साहब। भाई इतनी दूरी तय करने के बाद, यानी L2 दूरी तय करने के बाद तो लूप बाहर आ चुका, फिर कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन फिर नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब दूरी L2 कितनी है, 2 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, और वेग 10⁻²। ये सब कैंसिल हो गया, तो ये विद्युत वाहक बल कितने सेकंड तक रहेगा, ये विद्युत वाहक बल 2 सेकंड तक रहेगा। अब क्वेश्चन बी, अगर आप छोटी भुजा के लंबवत खींचते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो अब वेग के लंबवत भुजा की लंबाई कितनी है, अपन वही लंबाई लेते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल में जो वेग के लंबवत हो, L2। तो अब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, E बराबर VB, पहले L1 था अब L2, है ना। यानी वेलोसिटी अपने को पता है इससे 10⁻², चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला, और L2 सेंटीमीटर को ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया सब 0.6, ये गुणा कर दिया मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट। इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कब तक रहेगा, तो सब यहां से ये चालू हो जाएगा और यहां तक रहेगा, यानी L1 दूरी तय करने तक रहेगा।
तो साहब कितने समय तक ये विद्युत वाहक बल रहेगा? तो साहब दूरी बटा वेग, है ना, क्लियर। अब की बार दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में। वेग तो ठीक है 10⁻⁻² है, तो साहब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा 8 सेकंड तक। छोटा प्यारा अच्छा सवाल है ना, ऐसे सवाल अच्छे होते हैं, सारा समझ में भी आ जाता है, सिचुएशन भी दिख जाती है। वीबीएल पर आधारित थे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन ने सबसे पहले जनरेट किया था, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये कितने कौन कौन से किए थे अपन ने भी, है ना, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इससे पहले 3 हो गया, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कहता है। 1 मीटर लंबी लंबी धातु की छड़, धातु की छड़ की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, धातु की छड़ की लंबाई इसने बताई 1 मीटर, ठीक है। धातु की छड़ की लंबाई इसने बता दी अपने को 1 मीटर। इसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के पारित 400 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड का मतलब कोणीय वेग, 400 रेडियन प्रति सेकंड, है ना। कोणीय वेग को मात्रक से पकड़ना पड़ता है, मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है तो फिर स्वाभाविक है कोणीय वेग है। 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रहा है। तो ये छड़ है 1 मीटर लंबी जो एक सिरे के पारित है 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय वेग से घूम रही है। मैं दिखा दूंगा अभी चित्र में, है ना। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय के संपर्क में है, ठीक है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। चुंबकीय क्षेत्र इसने बता दिया 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना करो, ठीक है सर। तो देखो अपन कर चुके हैं ये केस, ये स्थिति ये वाला है ना, ये छड़ PQ है जो P के पारित है, घुमाई जा रही है ना सर। अब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला अपन निकाल चुके, अपन को ये भी पता है कि इसका ये सिरा पॉजिटिव होगा और ये सिरा नेगेटिव होगा, है ना, क्लियर। इसमें अपन ने जो फॉर्मूला बनाया था वो था E बराबर ½ ओमेगा BL स्क्वायर, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में, ऐसे दिखा देता हूं चुंबकीय क्षेत्र, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में छड़ की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो सिचुएशन दिखा चुके हैं, है ना। ओमेगा दे रखा है, मेरा ख्याल है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को। 400 चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला, भुजा का स्क्वायर तो 1 × 1 वही 1 ही रहा। तो सीधी सीधी बात साहब ये हो गया 200 और ये 5/10 कर लो, इसको तो मैंने काट दिया, ठीक है। 5/10 ये 1 0 और कट गई, 20 पंजे 100 वोल्ट। तो ये साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल गया 100 वोल्ट, है ना। अब इसमें और तो कुछ विशेष पूछा नहीं है, देख लेते, अगर छोटा सवाल होगा तो इसी पेज पर एडजस्ट कर देंगे, नहीं तो पेज नंबर नेक्स्ट ले लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या 20 है। इसको चलो स्टार्ट यहीं कर दें, चलो अगले पेज पे कर दें, ये पेज अब इसको छोड़ देना, क्या पता अगला सवाल जैसे लेंथ में हो तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6
दिख तो रहा है लेंथ में, इसलिए मैं थोड़ा समेट के तो करूंगा ना। एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, ठीक है ना। सवाल को मैं समझाता भी चलूंगा, है ना। तथा फेरों की संख्या 20 है। इस कुंडली में फेरों की संख्या 20 है ना। अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के पारितः 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से, ओमेगा इसने बता दिया 50 रेडियन प्रति सेकंड। अब ये एक बार मैं सुना देता हूं ताकि जब समझाऊंगा उस समय एक बार और बता दूंगा। ये कह रहे अपने व्यास के पारितः 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से 3 × 10⁻² टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3 × 10⁻² टेस्ला है ना के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। सिचुएशन देख के बताते हैं भी। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत विद्युत वाहक बल का मान बताओ। अधिकतम तथा औसत है ना, तो क्या क्या पूछा वो मैं आपको बताया था ना। इसने पूछा पहला क्वेश्चन तो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके बाद इसने पूछा एवरेज प्रेरित विद्युत वाहक बल। 2 क्वेश्चन तो ये हुए इसके। अब ये कह रहा है यदि कुंडली 10 ओम का प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए, फिर साहब अगली चीज पूछने के लिए इसने ये दे दिया है ना। 10 ओम का प्रतिरोध का बंद लूप बनाए तो धारा का अधिकतम मान की गणना भी कीजिए। आई मैक्सिमम यानी प्रेरित धारा का अधिकतम मान भी बताना है सब, है ना। और फिर लास्ट में कहता है जूल ऊष्मा के कारण औसत शक्ति की गणना भी कीजिए। ये लो सब पी एवरेज की गणना भी करो, है ना। ये शक्ति कहां से प्राप्त होती है। अब सब क्या सिचुएशन है मैं आपको समझाता हूं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, शॉर्ट में बनाता हूं ना। ये चुंबकीय क्षेत्र है छोटा सा, और कुंडली जब त्रिज्या दे रखी है तो कुंडली को तो आप वृत्ताकार ही कहेंगे, ठीक है। ये कुंडली व्यास के पारितः है, ये व्यास है, इसके पारितः नियत कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। अपन ने वर्गाकार को, ये अपन ने आयताकार कुंडली ली थी, इसने वृत्ताकार कुंडली ले ली है कुंडली, है ना। अब अपने आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो अपन तो आयताकार ली थी, है ना। तो अपन उसके कारण देखें पहले कुंडली के, या यूं कहते चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में लूप के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में लूप के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। सिचुएशन मैंने आपको चित्र से दिखाई थी, प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल साहब अपन ने निकाला था E बराबर NA B ओमेगा साइन ओमेगा T, आपको याद हो तो ये पिछले लेक्चर, है ना, पिछले लेक्चर का लास्ट टॉपिक था जो मैंने बहुत डिटेल में लिया था, जिसमें प्रेरित धारा भी बताई थी, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बताया था, और प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स भी बताया था, है ना। तो उसी का एक क्वेश्चन है। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा अपन से अधिकतम, तो क्योंकि हम जानते हैं E मैक्सिमम यानी शिखर मान E0
ये कितना होता है Na-B ओमेगा, ठीक है साहब। तो साहब ई मैक्सिमम ही लिख दें या E0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। इसलिए E0 शॉर्ट रहेगा, अधिकतम मान को अपन E0 बोल रहे हैं ना। E0 बराबर n का मान कितना 20 है ना। वृत्ताकार है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14, आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, यानी 64 8 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। ये ए लिख दिया मैंने, ये पाई और ये आर स्क्वायर, समझ में आ गई बात है ना। चुंबकीय क्षेत्र कितना बोल रहा है ये 3 × 10 की पावर -2 और ओमेगा इसने 50 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो साहब ये कैलकुलेशन कंफर्ट हुई तो मैं कर ही दूंगा, है ना। थोड़ी दिक्कत देगी तो फिर मैं देखता हूं। देखो पहले मैं इस 0 को पकड़ता हूं, 1 0, ये 2 0, तो ये 2 0 हटा देता हूं, प्लस की और ये माइनस की भी हटा देता हूं। अब मेरे पास 5 और 2 10, 5 और 2 10, ठीक है, इसको मैं पावर में एडजस्ट कर दूंगा। बाकी अब मेरे पास 3 संख्या है, E0 है ना, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर। 4 × 12 का 2, हासिल का 1, 6 × 18 और 1 19। तो देखो मैंने इसको ये लिख दिया और इन दोनों का मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 18 और 4 × 12, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 10 इसमें डाले मैंने, तो ये 10 की पावर -3 रह जाएगा। अब आप एक बार और समझ लो, 0 और ये 0 से तो ये खत्म, 5 दूनी 10, 10 की एक 0 इसमें डाल दी, 10 की पावर, ठीक है साहब। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, यहाँ पे छोटी सी स्पेस लेके 314 और 192 ना, तो 8 2 6 36 3 9 3 12 का 2 1 9 27 और 1 28, फाइनल 4 1 3, ठीक है साहब। अब जो आता है अपने सामने, अब देखो जो मैं तो रफली लिख रहा हूं साहब, है ना, 8, ठीक है, और ये फिर वापस 8 दशमलव एक साथ लगा दूंगा, 6 2 8 4 12 का 2 1 है ना, 8 और 1 9 10, फिर 1, ये 6 है ना, ये साहब 602 पॉइंट समथिंग आया ये, है ना। अब आप खुद करके देख लेना, मैं तो इंटू 10 की पावर -3, यानी इसको मैं सिंपल हिसाब अप्रोक्सीमेट में लिख दूं, ये 1000 का भाग दिया मैंने 602 में, तो मैं इसको 0.6 वोल्ट लिख देता हूं, ठीक है। मैंने आपको कह दिया, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं कैलकुलेशन ऑनलाइन एकदम सामने इतनी क्विक नहीं हो पाती कैलकुलेशन में, बस जो सामने दिख गया वो कर लिया अपन ने। इसे आप अगर कैलकुलेशन में थोड़ी भी कोई मिस्टेक हो तो आप इससे रिकैलकुलेट करो साहब, है ना, ये इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं तो देखो जो भी पॉसिबल हुआ तुरंत से कर देना होता है, मैं उसको इतना टाइम नहीं दे सकता कि अरे इसमें ये गलती होगी या ये होगी, बस मैं तो आपके सामने ही तुरंत उसको क्विकली करता हूँ। तो जनरली कोई भी लेक्चर होगा वो कैलकुलेशन आजकल कंप्लीट नहीं ले जाता है, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया है। अब दूसरा क्वेश्चन, ई एवरेज। चलो सब ई की वैल्यू ये समीकरण 1 में लिख रखी है, अब एवरेज पर आओ, एक चीज निकाल चुके हैं अपन, है ना, एवरेज पर। तो जब ई का एवरेज निकालेंगे तो औसत तो स्वाभाविक है, Na B ओमेगा साइन ओमेगा टी का औसत निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट का कभी भी औसत नहीं निकालते, तो Na B ओमेगा तो बाहर पटको, ये तो कांस्टेंट है। आपको औसत किसका निकालना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी का।
और ये बात आप 11 में पढ़ चुके होंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो आप 12th में भी इस बात को जानते होंगे कि एक चक्र में साइन और कोस का औसत सदैव 0 होता है, जबकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का औसत सदैव 1/2 होता है। नहीं भी जानते तो याद रखें ना। तो साहब एक चक्र में साइन का औसत सदैव 0 होता है, तो साहब ये सेकंड वैल्यू ये तो 0 आएगी, क्योंकि एक चक्र में औसत वैल्यू है जो साइन की वो कितनी आती है 0। ये दूसरा आंसर हो गया सब, है ना। स्पेस है मेरे पास तो मैं भी कलर चेंज करके यहां पर ये बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। अब ये कहता है आई मैक्सिमम, ठीक है साहब। आई मैक्सिमम में तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, ई मैक्सिमम अपॉन आर, ओम का नियम लगा दो सीधा सीधा, है ना। तो इसने कहा अपन से कि आई मैक्सिमम निकालो, है ना। आर इसने दे दिया, ठीक है। आई मैक्सिमम निकालना तो ई मैक्सिमम चाहिए, और ई मैक्सिमम अपन ने कैलकुलेट कर ही रखा है। ये रहा, कितना कैलकुलेट कर रखा है 0.6, है ना। तो सब ये 0.6 अपॉन आर, आर का मान 10 रख दो तो 0.06 एम्पियर। चलो सब, थर्ड आंसर भी आ गया, ये भी आ गया। अब फोर्थ में कहता है एवरेज पावर चाहिए इसको। अब एवरेज पावर में आप शायद अगला पन्ना लेना पड़ेगा अपने को, है ना। अगला पेज ले लेते हैं। देखो साहब, धारा विद्युत्की के सूत्री आपको उठाने, ये मैं आपसे पहले से कह रहा हूं, या मैंने इस चैप्टर को चालू किया तो उस बीच में भी ये बात कहा था कि इसमें सूत्र सारे धारा विद्युत्की के उठाने। अब देखो धारा विद्युत्की में पावर के आपने फॉर्मूले पढ़े थे, वो लिख देता हूं पहले। P = V² अपॉन R, एक ये पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था V × I, है ना। और एक आपने पढ़ा था I² R, है ना साहब। एक मिनट, ये 3 फॉर्मूले अपन ने पावर के पढ़ रखे हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति के 3 सूत्र थे, ये आगे भी अगले चैप्टर में भी काम आएंगे, इससे मैंने पूरे लिख दिए। V² अपॉन R या V × I या IR। अब अपन इसको IR से नहीं निकालेंगे, क्योंकि I तो अपन ने जो लिए वो तो मैक्सिमम लिए, है ना। ये मैक्सिमम थोड़ी मांग रहा है, तो अपन पहले वाले को उठा लेते हैं, इस जोड़े को उठाते हैं। मैं भी अलग से दिखा देता हूं आपको, इस जोड़े को उठा के करते हैं अपन, ये है ना। अब यहां क्या लिखेंगे, इसलिए P बराबर E² अपॉन R, E² यानी E0 का स्क्वायर sin² ω t अपॉन R, क्लियर। ये तो P हुआ। आपसे P थोड़ी पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है औसत शक्ति पूछ रहा है ना। इसीलिए तो मैंने E वाला फॉर्मूला उठाया। औसत शक्ति पूछ रहा है तो अतः औसत शक्ति यानी P एवरेज, इधर का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। जब एवरेज निकालते हैं तो कांस्टेंट को बाहर रख लो, ओनली एवरेज किसका लिखना है आपको, sin² ω t। E0² और R तो कांस्टेंट है ना। अब सब P एवरेज E0² अपॉन R। अभी अभी मैंने आपसे कहा, मैं लिख भी देता हूं, है ना, आप याद रख लेना। एक चक्र में, है ना, बायोलॉजी वाले बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है, इसलिए एक चक्र में sin ω t व cos ω t का औसत सदैव 0 होता है, और एक चक्र में sin² ω t व cos² ω t का औसत सदैव 1/2 होता है। तो यहाँ पे sin² ω t है तो 1/2 वैल्यू पुट कर दो सब। E0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी निकली हुई है, अधिकतम निकाल रखा है ना आपने,
तो E0 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो सब E0 को पुट कर दें हम, है ना। ये सब यहां से 0.6 आ रहा है शायद, ये E0 बराबर 0.6 है ना, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो सब 0.6 अगेन 0.6, R की वैल्यू 10 है इससे, ये 2 है इससे, है ना। तो कहने का मतलब ये तो हो गया आपका 0.3, ठीक, 0.3 इंटू 6, तो सब ये हुआ 0.18 अपॉन 10, तो सब औसत पावर हुई 0.018 वाट। अच्छा क्वेश्चन है सब, है ना। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में से अपन ले रहे हैं जो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ सब, यही ले लेता हूं, है ना। ये इनको आइसोलेट कर देता हूं, है ना, ये चीजें आइसोलेट कर देते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पूर्व से पश्चिम। चलो साहब इस सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा, डायरेक्शन वाली बात आ चुकी है। पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार लिए हुए एक 10 मीटर लंबा तार, ठीक है साहब, तार की लंबाई 10 मीटर पर यह है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, है ना। इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम कंसीडर करनी है अपने को। क्षैतिज दिशा, सॉरी क्षैतिज सीधा तार 0.3 इंटू 10 की पावर -4 चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, 0.3 इंटू 10 की पावर -4। टेस्ला वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से, ये क्षैतिज घटक है साहब, क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है ना। अब ये क्या पूछता है साहब, ए तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान बताओ। चलो एक एक चीज करते हैं अपन पहले, है ना। तार पूर्व से पश्चिम है ना। यहां पर अब मेरे को तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल में तो फिर ज्यादा दिशा विशा का चक्कर नहीं, फिर भी एक बार यह आपकी तरफ उत्तर, मेरे पीछे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, ठीक है। पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं, है ना। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, तो पृथ्वी के चुंबक की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी बल रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र BH तो इधर है और तार आपका पूर्व से पश्चिम है, तो BH वाली बल रेखाएं कटेंगी, जो वाली कटेंगी प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी के कारण पैदा होगा, है ना। BV वाली नहीं कटेंगी क्योंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र BV का मतलब ऊर्ध्व घटक, दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो BH और BV दो घटक होते हैं, हालांकि ठीक है इसने B वर्टिकल दिया ही नहीं, लेकिन सोचना हमारा काम है ना। तो सब BH तो दक्षिण से उत्तर की तरफ और ये छड़ पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो जब छड़ गिरेगी तो BH वाली बल रेखाएं कटेंगी, जो वाली बल रेखाएं कटेंगी उन्हीं के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब आप यूं देखें B वर्टिकल डाउनवर्ड से नीचे, अब ये B वर्टिकल की दिशा नीचे और वेग की दिशा भी नीचे। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया था कि ये वो केस है B पैरेलल टू V जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता। तो खैर BH के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो आंसर ए, E बराबर V, B की जगह वो वाला चुंबकीय क्षेत्र जो कट रहा है ना। तो सब E
v का मान इसने 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, bh इसने 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया, ठीक है। l 10 मीटर है ना, तो ये सब अपन ने तीनों मान रख दिए। तो E बराबर कितना हो सब, ये 1.5 लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई करके, और वो 10⁻³ वोल्ट। ये इसका पहला आंसर हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कितना मान होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, ए डाल देता ना इसमें मैंने, ABC इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है ये। चलो अब इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको लिख लेते हैं बी। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, है ना। अपन धारा की दिशा से समझ जाएंगे, या आप चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन देख लो। अब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो साहब, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। छड़ नीचे गिर रही है ना, तो छड़ नीचे गिर रही है, तो अपन जानते हैं छड़ में इलेक्ट्रॉन की दिशा देखने जा रहे हैं अपन, ठीक है साहब। इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन हो तो, सॉरी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना, लेफ्ट हैंड रूल लेना है अपने को काम में, वो मैं राइट हैंड से कर रहा था, दिक्कत हो जाती है। अभी चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें चक्कर पड़ेगा, लफड़ा पड़ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की तरफ, छड़ नीचे जा रही है, मैं इलेक्ट्रॉन पर बल देख रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा हाथ के नियम धन आवेश के लिए, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो मतलब मैं धन को ऊपर जाता हुआ दिखाऊंगा, ये वेग की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगे, ये तो पूर्व है, पश्चिम में इलेक्ट्रॉन पर बल लगा, पश्चिम में इलेक्ट्रॉन पर बल लगा, तो पश्चिम सिरे पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, ठीक है। उत्तर सिरे पर इलेक्ट्रॉन, पूर्व सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मैं पेन हाथ में लेता हूं, है ना। ये नेगेटिव है छोटा वाला सिरा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यह धन आवेशित होगा, ठीक है। अब देखो धारा की दिशा बाहर तो धन से ऋण की तरफ, यानी बाहर देखोगे तो बाहर तो ये दिशा जाएगी पूर्व से पश्चिम, और अंदर धारा की दिशा उल्टी होती है। अंदर जैसे सेल में अपन देखते हैं, तो सेल में अपन देखेंगे तो बाहर तो धनात्मक से ऋणात्मक, और सेल के अपघट्य में देखेंगे तो ऋणात्मक से धनात्मक, तो ये पॉजिटिव है। अब अगर मान लो अपन कनेक्शन बनाए, लूप बनाए, तो पूर्व से पश्चिम बाहर और अंदर पश्चिम से पूर्व, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व है। कहां पर, पश्चिम से पूर्व। अपन अंदर देख रहे हैं ना, समझ में आई बात। बाहर देखेंगे तो बाहर तो दिखेगा अपने को ये धनात्मक, ये पॉजिटिव, पूर्व वाला सिरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगा है, ये नेगेटिव। तो बाहर सर्किट जोड़ते तो धन से ऋण की तरफ धारा जाती बाहर, लेकिन अंदर धारा की दिशा उल्टी होती ऋण से धन की तरफ। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व होनी चाहिए मेरे हिसाब से ना। तीसरा ये कह रहा है तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा, तो दिखे गया पूर्व वाला सिरा धनाग्रह, ये उच्च विभव पर होगा। तो सब मैंने बेहतर कोशिश की बी और सी को क्लियर करने की, है ना। आप फिर अपने हिसाब से देख लेना इस एपिसोड को, मैं भी अगर कोई इसमें एरर होगी तो बता दूंगा। वैसे मेरे को नहीं लगता कोई एरर है, बिल्कुल प्योर है ना। आपको एरर सोचने की जरूरत नहीं है, एरर होती होगी तो हम अपने आप बता देते, बाकी हमने समझा दिया तो कन्फर्म है, ठीक है। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ और उच्च विभव वाला सिरा पूर्व का, कन्फर्म। अब क्वेश्चन नंबर आता है सब, ये आपका 7 हो गया है ना। 7 के बाद 8 आपका जो क्वेश्चन है ये अलग टॉपिक पे, जो भी अपन ने नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 9 भी अलग टॉपिक पर है, ये अभी अपन ने नहीं पढ़ा, है ना। पास अन्योन्य वेग।
क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं इस समय अपन। तो सब क्वेश्चन नंबर 10 ले लो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर, तो पश्चिम अपन ने इधर मान रखा, पश्चिम की ओर उसका मुंह है, तो पंख किधर हुए, उत्तर दक्षिण में, है ना। पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये बता दिया इसने 1800 किलोमीटर पर आवर, यानी 1800 5/18, तो ये हो गया 100, है ना, यानी 500 मीटर प्रति सेकंड। यही रहा, चेक कर लिया करो आप, है ना। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल पश्चिम दिशा में जा रहा है ना। प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं। प्लेन के पंख इसने बता दे सब 25 मीटर लंबे हैं। इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 × 10⁻⁻⁴, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान बता रहा है, क्षैतिज घटक का मान या ऊर्ध्व घटक का मान नहीं बता रहा है। 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला, और नति कोण का मान बताया इसने 30 डिग्री। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा इस पर मनन करते हैं, मैं आपको इसकी सिचुएशन समझाता हूं, है ना। जब हवाई जहाज, ये देखो इस पे पंख रख दी मैंने, ये पेन, हवाई जहाज जा रहा है पश्चिम में, तो पंख किधर हुए, उत्तर दक्षिण में। तो साहब पंख की लंबाई इसने दे रखी है, तो क्योंकि L पैरेलल BH, इसलिए E बराबर V, BHL बराबर 0, यानी BH के कारण तो विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं हो सकता, क्योंकि पंख किसके पैरेलल आगे, चुंबकीय क्षेत्र में। और हम जानते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई पैरेलल हो तो विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो साहब BH तो यहां पर विद्युत वाहक बल प्रेरित करने का कारण नहीं है। चलो सब अब देखते हैं, क्योंकि एक और कंपोनेंट है, वो है B वर्टिकल। तो साहब जब यह हवाई जहाज चलेगा तो ये कौन से चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, B वर्टिकल वाली। तो सब B वर्टिकल के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, है ना। तो सब L परपेंडिकुलर टू B वर्टिकल, बट L परपेंडिकुलर टू B वर्टिकल, देन प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति का कारण B वर्टिकल होगा। तो पहले तो सब अपन क्या करें, B वर्टिकल निकाल लें। B वर्टिकल निकाल चुकने के बाद फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे, है ना। अब B वर्टिकल किससे निकाले, B है अपने पास और थीटा है, ये दो चीजें दे रखी हैं, है ना। अब क्योंकि अपने को दोनों का पता है, अपन जानते हैं BH बराबर होता है B cos थीटा, वह B वर्टिकल बराबर होता है B sin थीटा। अपने को तो B वर्टिकल चाहिए, तो अपन तो इसी पे फोकस हो जाए। अतः B वर्टिकल इज इक्वल टू B कितना, 5 × 10⁻⁻⁴, है ना, sin 30, sin 30 का मान 1/2, है ना, 1/2 रख देंगे sin 30 का मान, तो ये आ जाएगा सब 2.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है सब, है ना। तो ये B वर्टिकल का मान लिख दिया। अब समीकरण 1 में रख दो, तो बाई इक्वेशन 1 रखो सब, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वेलोसिटी कितनी 500, है ना,
बी वर्टिकल की वैल्यू आपने निकाल ली है ना, एल 25 मीटर। अब सब कैलकुलेशन देख लें अपन, ये 2 जीरो चली जाएगी इसमें है ना, ये 25 25 625, 625 को 5 से गुणा कर दे, ऐसा ही दिख रहा है मुझे है ना, 25 25 625, 625 मल्टीप्लाई बाई 5 3125 आना चाहिए। 5 2 10 और 2 12 6 5 3125 है ना, 3125 और 0.5, तो ये 312.5 दिख रहा है मेरे को। एक बार और देख लेता हूं मैं, देखो 25 25 625, तो इसकी मैंने जीरो हटा ली फिलहाल, और 625 तो 3125, 3125 बटा 10, ठीक है। पावर कितनी बची, 10 की पावर माइनस, ये 2 पावर इसमें मिला दी मैंने, तो -2, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 100 का भाग दे दो 0.3125 वोल्ट, ये प्रेरित। तो देखो आपको कोई सिचुएशन ये देता है तो आप, ये सवाल इसलिए अच्छा सवाल लगा मुझे कि इसने आपको भाई बता दिया कि बी काम में नहीं आ रहा है यहाँ पे है ना, बी वर्टिकल की भूमिका नहीं है, सॉरी बी हॉरिजॉन्टल की भूमिका नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी आपको टास्क देता है, क्वेश्चन जब देता है तो आप उसमें ये देखिएगा कि जैसे VBL वाला अगर सूत्र काम में ले रहे हैं तो उसमें कौन सी वाली बल रेखाएं कट रही हैं। जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया कि साहब हवाई जहाज के पंख, क्योंकि वो पश्चिम दिशा में चल रहा है तो पंख उत्तर दक्षिण में, और जब पंख उत्तर दक्षिण में है तो BH का तो फिर इंटरफेयर आएगा ही नहीं है ना, ये मैंने दिखाया आपको कि L पैरेलल टू BH। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, यार किसी दिक्कत आती है ना, ये दोनों पैरेलल हो गए तो स्वाभाविक है ये तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होने का कारण बन ही नहीं सकते। फिर अपन ने चेक किया कि साहब पूछा है तो हो सकता है कोई वजह हो, फिर अपन ने देखा कि अगर हम बी वर्टिकल को देखते हैं, जो वर्टिकल डाउनवर्ड से यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है, तो जो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ तो वो पूर्व पश्चिम वाली भुजा को काटेगा, या पूर्व पश्चिम वाली भुजा उस बल रेखा को काटेगी। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण कौन रहा, बी वर्टिकल। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे सवाल, इस पर क्वालिटेटिव सवाल आपको कंपटीशन में मिलेंगे। जैसे साहब एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रही है, उसमें एक लड़के के हाथ में लोहे की छड़ है, वो लड़का लोहे की छड़ को ट्रेन की गति के लंबवत कर ले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ। ट्रेन की गति की दिशा में वो छड़ को कर ले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताओ, और गति की दिशा के लंबवत ऊर्ध्वाधर कर ले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताओ। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बड़ा कंसंट्रेट होकर विचार करना पड़ता है कि किस समय कौन सी बल रेखाएं कट रही हैं, क्योंकि किसी समय BH वाली कटेंगी है ना, जब BH वाली कटेंगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल BH के कारण आएगा। भाई अपन कोई अगर केस लेते हैं तो अपन कोई स्थिति लेते हैं तो उस स्थिति में दोनों चीजें आ सकती हैं है ना। तो बच्चों अब इसमें तो इतना ही न्यूमेरिकल एडजस्ट हुए, मुझे 1-2 न्यूमेरिकल और कराने का था जो अतिरिक्त अभ्यास में था, मैं उसको या तो नेक्स्ट एपिसोड में ले लूंगा है ना, और फिर टॉपिक चालू कर देंगे, या उसको अभी न्यूमेरिकल को रोक के फिर लास्ट में ले लेंगे एक बार और है ना, देखते हैं वो। आज बस इतना ही ले लें, न्यूमेरिकल को थोड़ा डिटेल में ले लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप भी करिएगा। इसके अतिरिक्त अभ्यास के न्यूमेरिकल भी देखना, अच्छे न्यूमेरिकल है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।